हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने शुरू किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने आपको एंगुलर प्रोजेक्शन भी पढ़ा दिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी पढ़ा दिया है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मान लो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मान लो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल कैसे मान लो थ्रो किया जाता है, मान लो कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, उसका मान लो मैक्सिमम हाइट क्या होती है जब हम उसको किस पे थ्रो करेंगे, मान लो किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। मान लो ये जेई या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हेडिंग डाल लो कि भाई मान लो क्या, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड क्या होगा, प्लेन होगा। तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं टॉपिक को। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब जब प्रोजेक्टाइल को किस पे मान लो थ्रो करना है, मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करना है, थ्रो करना है। तो पहले जो मैंने पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, हम हॉरिजॉन्टल एक है ना अर्थ से या ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते थे, ऐसे करके थ्रो करते थे ग्राउंड के साथ एंगल बना के। अब ग्राउंड के साथ एंगल नहीं बनाना, अब हमने इंक्लाइंड प्लेन लेना है। तो सर वो क्या होता है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। मान लो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब, मान लो ये आपकी ग्राउंड होगी, इसके ऊपर मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। ठीक है, तो मान लिया इसका एंगल कितना हो गया, थीटा इसका एंगल हो गया। अब यहां से मान लो प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, थ्रो करना है। तो सिंपल सी बात है, जब यहां पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा ना, इस तरफ ऐसे को जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी कभी मान लो यहां से आपने एंगल भी बनाया होगा, उस एंगल को मान लो हम क्या मान लेते हैं, अल्फा क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है इनिशियल वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में दे और प्रोजेक्टाइल यहां से इस तरह मान लो क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या किया, मूव किया। ये मोशन तो सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे मान लो क्या है, एक्चुअल में वहां से आप ग्राउंड पे फेंकते थे, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम करेंगे। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो हम इसको फेंक रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो u है, u तो मेरे को पता है कि इसके साथ भी एंगल बना रही है अल्फा। तो इसका मतलब जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाए, उसकी दो डायरेक्शन में क्या होती है, वैल्यू होती है। ये तो आपको पता ही है। एक इस डायरेक्शन में u की वैल्यू होगी या u का कंपोनेंट होगा, जिसे हम u cos अल्फा कहेंगे, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। तो सर इसका परपेंडिकुलर अब कहां होगा, इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा ना। मान लो इधर u लिख लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u sin अल्फा होगी, और इस डायरेक्शन में इसकी क्या है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos क्या होगी, अल्फा होगी। तो सर ये तो सेम ही है जैसे हमने मान लो हॉरिजॉन्टल में किया था, जब हम एंगल बनाते थे ग्राउंड के साथ, तो वहां पे क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होती थी, इनिशियल u cos थीटा होती थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होती थी, इनिशियल u sin क्या होती थी, थीटा। वहां पे थीटा माना था, यहाँ पे आपने अल्फा माना है, तो इधर को वेलोसिटी सेम है, u sin अल्फा। मतलब यहाँ पे u sin थीटा होती थी, यहाँ पे u sin अल्फा है, और यहाँ पे u cos थीटा होती थी, यहाँ पे u cos क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो सर डिफरेंस क्या हुआ, ये तो सेम ही हो गया। मान लो हॉरिजॉन्टल मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, उसको दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्चुअल में ग्रेविटी। उसमें ग्रेविटी आपको याद हो, तो जब आप हॉरिजॉन्टल पे फेंकते थे ऐसे, है ना, मान लो ऐसे फेंकते थे, तो आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा कहाँ एक्ट करती थी। ग्रेविटी तो सर हमेशा मान लो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करती है, या वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो यहाँ पे ग्रेविटी हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करती थी, वाई डायरेक्शन में एक्ट करती थी ना। वाई डायरेक्शन होती थी ग्रेविटी की, एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। बट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, अब देखना ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि भाई ग्रेविटी हमेशा कैसे एक्ट करती है। चलो डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। मान लो यही इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जब इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा माना। तो आपको शायद याद हो, मैंने पीछे भी आपको जब रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर समझाया था, मैंने समझाया था कि भाई एक मान लो ये
बॉडी है। तो इस बॉडी को मान लो आपको पूछा जाए कि अर्थ मान लो किस ओर अट्रैक्ट करेगी, किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी, तो आपको पता है सर इसका मान लो अर्थ इसको अपनी ओर किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, जितना इसका वेट है जिसको हम क्या कहते हैं mg कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई mg के विद रिस्पेक्ट टू इसको अट्रैक्ट करेगी, तो mg किधर होगा, तो आपका आंसर होता था सर mg हमेशा क्या होगा, वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ग्रेविटी जो लगती है वो हमेशा क्या लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, ग्राउंड से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के क्या करती है, लगती है। तो सिंपल सी बात है सर ग्रेविटी तो इधर को लग रही है, तो भी सिंपल सी बात है इधर मान लो मैं अब वेट की बात नहीं कर रहा, फोर्स की बात नहीं कर रहा, अगर मान लो कि भाई फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही है तो ग्रेविटी भी तो मान लो एक्सेलरेशन भी तो परपेंडिकुलरली जनरेट हो रही होगी। अगर मान लो फोर्स इधर लग रही है जिसको हम क्या कहते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg कहते हैं, तो ध्यान से देखो ये तो मास हो गया, g का मतलब क्या है, ग्रेविटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। तो आपको समझ आया होगा कि भाई एक्चुअल में जब मान लो हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन पे बॉडी की बात करते हैं, जब प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो ग्रेविटी होती है वो कैसे एक्ट करती है, इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करती है, एक्ट करती है। तो ध्यान से देखो ये तो प्लेन का सरफेस है ना, ये प्लेन का सरफेस है, तो एक्चुअल में ये किधर को एक्ट कर रही है, इधर को। तो यहाँ पे एक्चुअल में ग्रेविटी के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक का क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, कंपोनेंट। तो समझ तो आ ही रहा होगा कि ग्रेविटी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो सर ग्रेविटी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक क्या बनेगा मतलब इस डायरेक्शन में, एक क्या बनेगा इस डायरेक्शन में। तो देखो ध्यान से कि जब मान लो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल को मान लो ये वाला मोशन है जिसको हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं, तो पैराबोलिक मोशन कौन कराएगा, ये वाला मान लो कंपोनेंट जो होगा ये इसको क्या कराएगा, पैराबोलिक मोशन कराएगा। तो सर वहां पर जब हम पढ़ते थे वहां पर थे पैराबोलिक मोशन किसकी वजह से होता था, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती थी, पर एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता था। तो यहाँ पे महसूस करो कि अगर मान लो कि भाई यहाँ पर जी लग रही है तो इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर को लग रहा है, एक कंपोनेंट इधर को लग रहा है, तो ये तो इसको ऐसा मोशन कराएगा पैराबोलिक, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। जब हम किसकी बात करते हैं, प्लेन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बात आपको समझ आई होगी, बस यही फर्क है कि जब हम प्लेन पे जाते हैं, प्लेन में एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से वो दोनों डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है, एक्स डायरेक्शन में भी एक्ट करती है और वाई डायरेक्शन में भी एक्ट करती है। तो उसके बाद आपको पता ही है कि अगर मान लो ग्रेविटी निकालनी है तो सिंपल सी बात है सर एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल भी शायद आपको पता ही हो, मान लो एंगल अगर आपको पता हो इसको ऐसे बना लो, है ना। मान लो इसको अगर मान लो बॉडी को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पर सर मेरे को पता है फोर्स डाउनवर्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, वेट इज इक्वल टू mg। अगर mg डाउनवर्ड है तो देखो ग्रेविटी किधर लग रही है, डाउनवर्ड वर्टिकली, तो इसका मतलब ग्रेविटी किधर को लगती होगी, नीचे की तरफ लगती होगी। अगर ये एंगल सर थीटा होगा तो मान लो मेरे को पता है ये दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक इधर एक इसके अलोंग बनेगा ना, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनते हैं। अब ये एंगल निकालना है कि भाई एंगल कैसे निकालें। अगर ये थीटा होगा तो सर ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ये तो मेरे को महसूस हो रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, तो आपको पता है कि भाई जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला एंगल कितना है, मान लो अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये तो हमें पता ही है। तो सिंपल सी बात है सर, जो अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू निकालो 180 डिग्री माइनस क्या हो गया 90 डिग्री माइनस क्या हो गया थीटा, तो फिर अल्फा इन दोनों को माइनस करोगे 90 माइनस क्या हो गया थीटा हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस क्या बनेगा थीटा। चलो मैं बाहर बना देता हूं इसको, मान लो ये वाला एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 माइनस क्या बनेगा थीटा बनेगा। ये बात तो मेरे को समझ आती है। अब एक और बात, अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि जब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, मान लो दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं, तो मेरे को पता है कि उन दोनों के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री एंगल। तो सर इन दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री। अगर आपके पास 500 रुपए हो, मैं बहुत बार पूछता हूं, अगर आपके पास 500 रुपए हो, आपने 300 रुपया खर्च लिया तो कितने बचे, तो आपका आंसर होता है सर 200। इसका मतलब क्या कि जितने टोटल होते हैं, टोटल में से जो आपने खर्चे उसको माइनस कर दो, जो बच गए वो आपका क्या होता है
आंसर होता है। अब ध्यान से यहाँ पे बात सुनना, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 90 माइनस थीटा कट दिया तो बचा कितना होगा, तो सर 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे वही बचेगा। तो सिंपल सी बात है सर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो देखो आंसर क्या बचा, थीटा बचा। तो एक्चुअल में ये वाला जो एंगल बना है ना, टोटल एंगल 90 था, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये आपका एंगल बचा थीटा। तो सर मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में जितना इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है, हमेशा जो मान लो डाउनवर्ड, मान लो वेट कह सकते हो या ग्रेविटी की एक्सेलरेशन कह देते हो, वो हमेशा इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल बनाएगा जितना इंक्लाइंड प्लेन का क्या होता है, एंगल होता है। ये बात आपको समझ आई होगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 मतलब क्या होगा, थीटा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये एंगल थीटा होगा। तो ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे ना, ग्रेविटी के क्या होंगे, दो कंपोनेंट, क्योंकि ग्रेविटी तो इधर एक्ट कर रही है, तो एक्चुअल में इसमें दो डायरेक्शन प्लेन के, इस प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू इसकी दो डायरेक्शन बन रही है, एक ये परपेंडिकुलर, एक पैरेलल टू क्या बन रही है, प्लेन बन रही है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर प्लेन के मान लो प्लेन पर ग्रेविटी दो तरीके से एक्ट कर रही है, एक एक्स में भी एक्ट कर रही है, एक वाई में भी एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्स और वाई डायरेक्शन का मोशन दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अब आपको फील आ रहा होगा कि भाई एक्चुअल में जब मान लो प्लेन पे हम जाते हैं, तो प्लेन पर हमारे जो मान लो हमारा मान लो जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, तो उसमें मान लो वाई डायरेक्शन में भी मान लो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बस उसकी डायरेक्शन महसूस करनी है कि किस डायरेक्शन में होगा। तो सर जिधर थीटा होता है उधर ग्रेविटी का है ना, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम, वेट की बात नहीं कर रहे, वो तो मैं समझा रहा था। ग्रेविटी इधर है तो इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सर जी cos थीटा होगा, तो इधर इसका कंपोनेंट कौन होगा, जी sin थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो एक्चुअल में ग्रेविटी के प्लेन, ये प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू दो कंपोनेंट है, प्लेन के है ना, ये प्लेन के मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, जी cos थीटा है, और प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, जी sin थीटा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब बात आपको समझ आई होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी तो पता चल गया, तो जहां पर ग्रेविटी भी बना देते हैं, तो ग्रेविटी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, जी cos थीटा होगा। चलो मैं इधर बना देता हूं ग्रेविटी, ये एंगल थीटा हो गया ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो सिंपल सी बात है सर, इधर कंपोनेंट जी cos थीटा, तो इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट क्या होगा, जी sin थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो बस ये इतना सा फर्क है, मान लो किसमें, प्लेन में, और मान लो सिंपल ग्राउंड में जो आपने किया की थी, प्रोजेक्शन की थी, ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंस। अगर ये बातें आपको क्लियर है तो फिर इजी टॉपिक है, उसके बाद तो सिंपल डेरिवेशंस करनी है जैसे हमने पहले भी की थी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आई होंगी कि भाई कैसे एक्चुअल में ग्रेविटी मान लो के कंपोनेंट हुए, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो इसका मतलब प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू उसका वर्टिकल ये बन रहा है और हॉरिजॉन्टल ये बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, वो एंगल किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ये मैंने प्रूव करके बताया। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसके दो कंपोनेंट हो गए ग्रेविटी के, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। इसका मतलब एक्चुअल में जो प्लेन पे मोशन हो रहा है उसमें दो डायरेक्शन में क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, एक इधर की तरफ लग रही है ग्रेविटी, एक इधर की तरफ लग रही है। तो ये बात तो आपको समझ आएगी होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आप टॉपिक को, उसको एक्सप्लेन करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, फिर उसको समझते हैं कि भाई कैसे उनके फॉर्मूले बनेंगे, फिर उसके मान लो कुछ क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मान लो इसी डायग्राम को आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो अब प्लेन में कौन समझता रहे, आपको पता है कि भाई इस डायग्राम को है ना, मान लो ये डायग्राम है, तो इसको हम रोटेट भी तो कर सकते हैं। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये किधर आ जाएगा, इधर, तो ये किधर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं। अगर मान लो मैं सीधी डायग्राम बनाऊं, सीधी है ना, ऐसी डायग्राम बनाऊं, तो मेरे को पता है मैंने क्या किया, एक्चुअल में इसको रोटेट किया इधर, तो इसको रोटेट किया इधर, है ना, ऐसे किया, ऐसे। मान लो इधर है तो इसको ऐसे कर दिया, तो सिंपल सी बात है, ये वाली लाइन इधर आ गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई। तो सर मेरे को पता है सीधी लाइन पर कितना, यहाँ पे कितना बना, u sin अल्फा बना, है ना। मैंने प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया था तो ऐसा प्रोजेक्टाइल का मोशन हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल अल्फा था, इसका मान लो ये वाला कंपोनेंट इधर आ गया, इसका मतलब u cos अल्फा इधर आ गया। उसके बाद ग्रेविटी बना दो, है ना, ग्रेविटी। तो मेरे को पता है सर इस पे, इस प्लेन पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मान लो नीचे की तरफ, इधर बना देते हैं, चलो इधर बना देते हैं। नीचे की तरफ ग्रेविटी कितनी है, g cos थीटा क्या है, ग्रेविटी लग रही है, और बाहर की तरफ है ना, देखो इधर की तरफ ग्रेविटी कितनी है, तो आपका आंसर होगा सर
जी साइन थीटा क्या है, ग्रेविटी है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, या सिंपल मान लो इसको हमने सीधा कर लिया, इसको हमने रोटेट किया, रोटेट करके सीधा कर लिया, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया। जब नीचे आया तो इसमें जो जो वैल्यूज थे वो हमने क्या कर ली, लिख ली। तो ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कि भाई कैसे इसका क्या होगी, डेरिवेशंस होगी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो सर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मेरे को पता है कि भाई मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है। अब यहाँ पे नहीं जाना, अब यहाँ से देखना है मैक्सिमम हाइट पर। सर मेरे को एक बात पता है कि भाई मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है ये, तो यहाँ पर मैक्सिमम है ना, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट, वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में वो क्या किया, मैक्सिमम मूव किया। तो सर मेरे को पता है कि जब मान लो किसी चीज को थ्रो करते हैं सीधा, है ना, फ्री फॉल सीधा थ्रो करते हैं, मेरे को पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पे जाके वो ऑब्जेक्ट कुछ इंस्टेंट के लिए रुकता है। तो सिंपल सी बात है, जब रुकता है उसको क्या कहते हैं, मतलब उसकी जो पहले जब हम थ्रो करते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी, तो जब वो फाइनल जगह पे जाके रुकता है वहां पे उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, जब उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो मेरे को पता है कि भाई उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि मेरे को पता है यहां तक ऑब्जेक्ट गया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ किसी ने जाना है तो उसकी ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी होगी तभी तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो इसका मतलब मैक्सिमली वो वहां तक का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो जब उसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सर y की जीरो है, तो कौन सी इक्वेशन करें, हमें पता है डिस्टेंस निकालना है, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो vy स्क्वायर माइनस क्या होता है, uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, आपका क्या होगा, s होगा ना, 2as। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद लगा दो vy की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, सर वो क्या है, जीरो है, जीरो का स्क्वायर uy क्या है, uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, साइन u साइन अल्फा हो गया, इसका स्क्वायर हो गया तो ay का मतलब क्या है, मान लो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है ना, इधर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ सर कौन सी है, g cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होएगा, g cos थीटा होएगा। उसके बाद s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितनी है, तो सर यही तो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, h कहेंगे। उसके बाद सर साइन कन्वेंशन भी तो देखने होते हैं, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखे आपने, चलो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि साइन कोई चेंज होगा या साइन मान लो क्या है, किसी का उल्टा पुल्टा लेना है। तो ध्यान से देखो, ये तो जीरो है, अब uy कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ तो उसका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद 2 तो 2 ही है, ay का मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो जब सर नीचे की तरफ कोई वैल्यू होती है उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। उसके बाद क्या है, s का मतलब h, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको समझ आया होगा। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, इसको सॉल्व करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा, इधर क्या बचा 2j साइन cos क्या बचा, थीटा। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा अपॉन क्या आ गया, 2j cos क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट का क्या है, फॉर्मूला है। तो अगर आप मान लो इसे अपनी ग्राउंड वाली है ना, मान लो एंगुलर प्रोजेक्शन जो हमने ग्राउंड से की थी उससे कंपैरिजन करो तो ये फॉर्मूला याद करना आसान ही है। एक्चुअल में जब आपने वहां पे याद किया था तो आपको पता होगा मैक्सिमम हाइट क्या आई थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आया था। तो सर वो सेम टू सेम वही तो है, देखो ध्यान से, सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वहां पे एंगल हमने किस ग्राउंड के साथ कितना लिया था, थीटा ही लिया था। तो यहाँ पे ग्राउंड के साथ मतलब यहाँ पे ग्राउंड का काम कौन कर रहा है, ये, तो इसके साथ आपने एंगल कितना लिया, अल्फा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से क्या बन रहा है, अल्फा ही बन रहा है। तो इसका मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा तो सेम ही है। नीचे क्या है सर, ग्रेविटी, उसमें ग्रेविटी सिर्फ y डायरेक्शन में होती थी इसीलिए g लिखते थे। यहाँ पे ग्रेविटी दो डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में भी है, x डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहाँ पे g की जगह पर क्या आएगा, g मतलब इन y डायरेक्शन आएगा। तो याद रखना है y डायरेक्शन में ग्रेविटी कितनी होती है, g cos थीटा होती है। तो 2 तो 2 है, तो y डायरेक्शन की ग्रेविटी का आंसर कितना है, g cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया। अब आपको फील आ रहा होगा कि एक्चुअल में ऐसे ही मान लो फॉर्मूले सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, g cos थीटा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है सर, uy का क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ये क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी इन y डायरेक्शन। इसे
ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। थीटा की जगह पर आपने क्या किया, अल्फा किया, बस ये याद रखना है। उसके बाद जी वहां पर सिर्फ वाई डायरेक्शन में थी, यहाँ पे मान लो एक्स डायरेक्शन में भी है, तो इसका मतलब जी अगर मोशन वाई डायरेक्शन का होगा तो जी कॉस थीटा लिखेंगे, अगर मोशन एक्स डायरेक्शन का होगा तो क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर, मेरे को ये भी बातें क्या है समझ आ गई। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला निकल गया हॉरिजॉन्टल रेंज का, ये पहले का है, ये दूसरे का है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। उसके बाद अगली वैल्यू करते हैं, अगला मान लो फॉर्मूला ट्राई करते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, टाइम ऑफ क्या है आपका फ्लाइट है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, तो चलो उसको लिख के देखते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको पता ही है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता था कि भाई प्रोजेक्टाइल को जहां से थ्रो किया इनिशियली और फाइनली जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है, कितने समय के लिए वो एयर में रहा, उसे हम क्या कहते थे, टाइम ऑफ क्या कहते थे, फ्लाइट। मतलब हवा में कितनी देर रहा प्रोजेक्टाइल, उसे ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे। तो आपका आंसर होगा सर उसे ही कहते थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मतलब इस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि टाइम निकालने के लिए हम किसका मान लो किस इक्वेशन का यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन का यूज करते हैं। तो निकालना क्या है सर, वाई डायरेक्शन में टाइम निकालना है। तो वाई डायरेक्शन में टाइम निकालने के लिए दो इक्वेशन यूज करते हैं, एक तो पहले वाली, एक दूसरे वाली। तो यहाँ पे दूसरे वाली करनी जरूरी है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर एस है ना, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन की बात करूं तो वो बात मेरे को क्लियर है। कैसे क्लियर है अभी आपको समझ आएगा। पहले इक्वेशन लिख लो, एस वाई इज इक्वल टू क्या होएगा, यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू क्या होएगा, टी स्क्वायर। अब बात करो कि भाई कौन सा कंपोनेंट क्या होगा, एस वाई का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो मेरे को पता है सर यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। तो अगर आपको पूछा जाए यहां पर ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपका आंसर होगा सर वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 हो गया। अब आपको समझ आया कि भाई क्यों मैं इसकी बात कर रहा था, क्यों मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है वाई डायरेक्शन की, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, 0, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम। तो यहां तक का टाइम निकालना है, तो इस टाइम पे मेरे को पता है वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो सिंपल सी बात है सर, ये 0 हो गया। यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, साइन याद साथ साथ में रखते जाना। यू वाई मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, यू साइन क्या हो गया, अल्फा हो गया। टी, अब टी का मतलब क्या है, ये टी तो हम मानते थे कि भाई किसी टाइम पर, तो इसमें मान लो यहाँ पे टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसको बड़े टी से शो कर देते हैं। बड़ा टी मतलब एक एक्चुअली अलग टाइम जिसपे मान लो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ग्राउंड पे क्या कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसको बड़ा टी लिख लेते हैं। मतलब छोटा टी मतलब किसी भी जगह का टाइम, तो बड़ा टी मतलब हम जो मान लो लिखते हैं उसका मतलब जो वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है उस वक्त का क्या होगा, टाइम होगा। तो सर टी हो गया 1/2 ए वाई मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन या ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन किसकी वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन। तो ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन क्या है सर, यू कॉस जी कॉस थीटा। तो जी कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि मेरे को पता है डाउनवर्ड क्या हो रहा है, ग्रेविटी लग रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोशन नेगेटिव। टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्या हो गया, फ्लाइट हो गया। तो मेरे को पता है ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर माइनस लगा देते हैं, माइनस हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इधर चला गया ना, ये इधर चला गया, तो ये इधर ही रह गया, यू साइन अल्फा इंटू क्या हो गया आपका टी हो गया। तो इधर क्या बचा सर 1/2 जी कॉस थीटा, साथ में क्या आ गया टी स्क्वायर। तो सर एक टी से एक टी गया, तो टी इधर ही रहने देते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई करा देना। टी इधर रह गया तो इसको इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 यू क्या होगा साइन अल्फा होगा अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, जी कॉस क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ये भी आपको समझ आया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे निकला। तो यहाँ पे लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे क्या होता था, 2u साइन थीटा, जब हम हॉरिजॉन्टल में निकालते थे अपॉन क्या होता था, अपॉन होता था सर आपका g होता था। तो ध्यान से देखो, सेम टू सेम वही तो है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जहां साइन थीटा है वहां पे आपका साइन अल्फा आ जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। बट g यहाँ पे g जो होता था वो एक ही डायरेक्शन में लगता था, y डायरेक्शन में, यहाँ पे g 2
दो डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वाई में अलग और एक्स में अलग, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जी कौन सा लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करते हैं, तो भी सिंपल सी बात है जी कौन सा होगा, वाई डायरेक्शन का होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा 2u sin अल्फा आ जाएगा, जी कौन सा होगा, वाई डायरेक्शन वाला, तो जी वाई डायरेक्शन वाला कौन सा है, जी कॉस क्या है थीटा, तो आप ऐसे भी याद रखते हो 2 sin अल्फा, ऐसे भी याद रख सकते हो 2u sin अल्फा अपॉन जी वाई, ऐसे भी आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। मान लो ये याद रखने के क्या है तरीके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो ये फॉर्मूले याद करने आसान है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे ये क्वेश्चन की इक्वेशन क्या हुई, ड्राइव हुई, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल क्या आती है, रेंज आती है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है कैसे, ठीक है। तो चलो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता था कि भाई एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम क्या कहते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते थे। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स डायरेक्शन का क्या निकालना है, मान लो डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहते थे। तो बरो तो फिर ए एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, तो फिर कौन सी इक्वेशन सर, एस मतलब एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस वाली इक्वेशन, तो वो कौन सी होती है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होएगा, हाफ ए एक्स इंटू क्या होएगा, टी क्या होएगा, स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद वैल्यूज लिखो, एस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो वो कौन सी लेनी है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ये होगी। तो देखो ये किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो इसका साइन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो पॉजिटिव आर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आर आएगा। यू एक्स का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, ये है। तो यू कॉस अल्फा है, तो यू कॉस अल्फा मतलब साइन पॉजिटिव लेना या नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो साइन क्या आएगा सर, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब यू कॉस अल्फा आ गया। उसके बाद टी कौन सा टाइम है, बीच वाला कोई टाइम है या टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आपका आंसर होगा सर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो यहां तक जो डिस्टेंस निकलेगा तो फिर टाइम कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो होता है। तो यहाँ पे टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भर दो जो भी आई आपकी, 2u sin क्या आया अल्फा अपॉन क्या आया g cos क्या आया थीटा है। उसके बाद सर प्लस 1/2 ax का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब हमने हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के साथ प्रोजेक्शन की थी, एंगुलर प्रोजेक्शन, तो ये वाली वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। अब ए वाली वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन कहां पर लग रही है, एक्स डायरेक्शन में भी लग रही है, उसकी वैल्यू क्या है, ये है जिसे हम क्या कहते हैं, g sin थीटा क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इधर g sin थीटा आएगा, उसकी डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव की तरफ साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस g क्या होगा, साइन क्या होगा, थीटा होगा। तो याद रखना है जब भी आपने एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट लेना है, ग्रेविटी वाला एंगल हमेशा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, प्लेन का जो एंगल होगा वो वाला आएगा। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड मतलब y डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो एंगल कौन सा आएगा, अल्फा। यहाँ पर बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है, मतलब उनको पता नहीं चलता कि एंगल कौन सा लेना है। जब भी ग्रेविटी लेनी है तो फिर एंगल प्लेन वाला लेना, कि प्लेन मान लो प्लेन का ग्राउंड के साथ जो एंगल है, तो जब भी मान लो इनिशियल वेलोसिटी लेनी है तो फिर कौन सा एंगल लेना है, मान लो एक्चुअल में जो जहां से प्रोजेक्टाइल जिस एंगल पे थ्रो किया जा रहा है प्लेन के ऊपर, जिसे हम अल्फा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद सर टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u sin अल्फा अपॉन क्या है, g क्या है आपका cos थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना है। एक्चुअल में जब मतलब यहां से एक फॉर्मूला बनाएंगे, वो फॉर्मूला कई जगह पर लगेगा, कई जगह पर नहीं लगेगा, तो फिर कैसे सर मान लो जब भी कभी क्वेश्चन होगा हॉरिजॉन्टल रेंज वाला कैसे सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से, मान लो कुछ क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल रेंज के इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे, तो कुछ यहां से जो मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा वहां से क्या होगा सॉल्व। तो सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसे हम कैसे याद करेंगे, रुक जाओ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको जो फॉर्मूला याद करना क्या होगा, आसान होगा। तो लिखो जल्दी जल्दी कैसे सर, आर तो मेरे को पता सर अगर कोई कटता है तो काट लेते हैं, अगर नहीं कटता तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 2u स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया साइन अल्फा, इसके साथ क्या आ गया cos अल्फा आ गया, नीचे क्या आ गया g cos क्या आ गया थीटा आ गया।
माइनस बाहर आ गया तो माइनस बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, जी साइन थीटा कटता है यहाँ पे कुछ, देखो ये इसके साथ कट गया तो जो कट गया उसको काट दो। यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा अपॉन है ना 2u, यही बचा ना। हाँ सर सॉरी स्क्वायर भी होना था ना, और स्क्वायर तो किया नहीं, सीधा ही काट दिया। तो चलो पहले स्क्वायर कर लो, इसका मतलब माइनस बाहर आया, जी साइन थीटा हो गया अपॉन 2, इसका स्क्वायर भी है, मैंने सीधा काट दिया। ठीक है, तो जो मान लो गलती हो गई, सीधा नहीं काटना, पहले इसकी स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करोगे तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 4 हो गया। इसका स्क्वायर करोगे 4u स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे का स्क्वायर करोगे सर जी स्क्वायर, इसका करोगे तो कोस स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो बात अब आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से आपको देखो, आपको फील आ रहा होगा कि सर ये वाला अगर इसके साथ लिखे तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा किसके बराबर होता है। तो ये तो बहुत बार आपने सर समझाया है, साइन 2 अल्फा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन 2 अल्फा लिख लेते हैं, मतलब यू स्क्वायर हो गया, उसके साथ हमने क्या लिख दिया, साइन 2 अल्फा है ना, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन 2 अल्फा हो गया अपॉन क्या हो गया, जी कॉस क्या हो गया थीटा। अब यहाँ पे देखो कि कोई कटता है, जो कटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको रहने दो। जी के साथ सर एक जी कट गया, 2 के साथ ये कटा, यहाँ पे 2 आ गया। अब ध्यान से देखो कि क्या बचा, यहाँ पे बचा 2u स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, साथ में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, अपॉन क्या बचा सर, जी कॉस स्क्वायर क्या बचा, थीटा बचा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। और सर अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लें कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है लगभग, बस यहाँ पे क्या है, मान लो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर एलसीएम लें तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, ये होगा, ये बड़ी वाली रकम है, तो इसका मतलब जी कॉस स्क्वायर का होगा थीटा। तो मेरे को पता है जब एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, जी से जी कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा, मतलब a cos कट जाएगा तो cos थीटा बचेगा, cos थीटा ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब u स्क्वायर sin 2 अल्फा, साथ में क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी ना। एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद क्या करते हैं, ये वाले इससे डिवाइड करते हैं, जो बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो cos थीटा बचेगा, cos थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, u स्क्वायर sin 2 अल्फा cos थीटा हो गया माइनस। अब इधर आ जाओ, इधर जब सॉल्व करेंगे तो इधर क्या बचा, इधर तो सेम ही होगा, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 1, तो ये तो सीधा ही आ गया सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साथ में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं कि भाई क्या कॉमन निकलता है। देखो ध्यान से, ये बाहर निकल गया, उसके बाद u स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन निकल रहा है, u स्क्वायर भी कॉमन निकाल देते हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो उसको कॉमन निकालो तो देखो फिर क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि कैसे मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया। अब इसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना फिर से। तो चलो लिखते हैं कि भाई कैसे बनता है। तो सर यहाँ पे मैंने क्या किया, r इसको कॉमन निकाल लिया, देखो ये दोनों में प्रेजेंट है और ये नीचे, इसको बाहर निकाल देते हैं। u स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बना, j cos स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया, अंदर क्या बचा, देखो sin 2 अल्फा बचा, तो यहाँ पे cos थीटा बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर, मान लो 2 बच गया, 2 के साथ क्या बचा, sin स्क्वायर अल्फा बच गया, और साथ में क्या आ गया, sin क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो सर ये वाला फॉर्मूला याद करना है। देखो अभी भी आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मान लो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको याद होगा कि भाई फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, sin a cos b, तो यहाँ पे अगर cos a sin b बन जाए तो फॉर्मूला बन जाता है sin a प्लस b का। तो सर यहाँ पे माइनस है, हाँ sin a माइनस b का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ना, मतलब वही फॉर्मूला बनेगा। तो सर मेरे को क्लियर है कि भाई sin a माइनस b का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देख लेना कि साइन कन्वेंशन सभी क्या किए होंगे, ठीक ही क्या किए होंगे, यूज ही किए होंगे। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला बनता है। मेरे को पता है ये क्या बना, साइन a बन गया, ये साइन के cos क्या बना b, तो अगर यहाँ पे क्या आ जाए cos a साइन b आ जाए तो मेरे को फॉर्मूला बन जाता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसको देखते हैं कि भाई क्या, तो मेरे को पता है साइन a का काम कौन कर रहा है, 2 अल्फा, तो यहाँ पे सर 2 अल्फा बनना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें से किसी को कन्वर्ट किया जा सकता है 2 अल्फा में, cos 2 अल्फा में, cos 2 अल्फा ही तो चाहिए यहाँ पे, साइन ए मतलब साइन 2 अल्फा, तो यहाँ पे cos ए होना चाहिए, तो cos 2 अल्फा होना चाहिए, तो cos 2 अल्फा बनता है। तो शायद आपको समझ आ रहा हो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला लगाते हैं, u g cos स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, साइन 2 अल्फा हो गया, साथ में cos थीटा हो गया, माइनस यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है ये वाला। तो ये फॉर्मूला किसका होता था सर, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है अल्फा, तो यहाँ से साइन 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर ले आओ, प्लस का
इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, cos 2 क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो देखो ये आपका क्या बन रहा है, फॉर्मूला cos 2 अल्फा में बन रहा है। तो इसका मतलब सर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 अल्फा लिख सकते हैं, साथ में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे, मेरे को कैसे समझ आई, देखो यहां से समझ आई साइन ए cos b, तो यहाँ पे cos a बनना जरूरी है, cos a तो फॉर्मूला बन जाएगा क्वेश्चन का, मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला बनता है यहां से। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर g cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा। इसको सॉल्व करो तो देखो sin 2 अल्फा बन गया, cos थीटा बन गया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साथ में ये इससे होगा, तो सर माइनस sin थीटा हो जाएगा, तो ये इससे होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और साथ में ये इससे मल्टीप्लाई होगा cos 2 अल्फा, और साथ में क्या हो गया sin थीटा। तो देखो ये दोनों सर फॉर्मूला बना रहे हैं ना, sin a cos b, ये किसका काम कर रहा है, sin a cos क्या हो गया b, यहाँ पे cos क्या हो गया a, sin क्या हो गया b हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, sin a प्लस b का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखना है ना। ये एक्चुअल में इसमें इन दोनों में क्या है, प्लस ही है, तो जगह ये हो तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस क्या लिख सकते हैं b, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, फॉर्मूला है। तो इसका मतलब सर r इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर g cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया, अंदर क्या बचा, sin a का काम कौन कर रहा है 2 अल्फा, sin a प्लस b लिखना है, b कौन है सर थीटा है, तो साथ में क्या आ गया है ना, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों फॉर्मूला बन गया, साथ में क्या आ गया sin थीटा, ये आपका क्या है फॉर्मूला। तो देखो आप आसान ही बन गया, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं बना हॉरिजॉन्टल रेंज का। क्या बना सर, u स्क्वायर, मेरे को पता कि भाई सर u स्क्वायर ऊपर क्या बना u स्क्वायर, नीचे बना g cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या आया sin 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस क्या आया sin थीटा आया। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। अगर जरूरत पड़े मान लो ये फॉर्मूला यूज करने की, तो ये एज इट इज हम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप सीधा क्वेश्चन मान लो सिंपल बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से करने से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो याद करोगे 2-3 बार अच्छे तरीके से याद हो जाता है, कोई बात नहीं होती, इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, तो सर ये मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकल गया कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये भी फॉर्मूला, तो आपको पता लग गया। r इज इक्वल टू क्या बना, u स्क्वायर g cos स्क्वायर क्या बन गया सर थीटा, अंदर क्या आया sin 2 अल्फा प्लस क्या आया थीटा माइनस क्या आया sin थीटा आया। ठीक है, तो ये आपका क्या है फॉर्मूला है, ये किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या है फॉर्मूला। तो सर यही फॉर्मूला ट्राई करना है या कोई और भी करना है, एक फॉर्मूला और आपको पूछा जाता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे मैं अब अगला टॉपिक सॉल्व करने जा रहा हूँ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो वो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या बनता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्या हो गया और रेंज हो गया। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें, तो यहाँ से देखो कि भाई कैसे निकलेगी सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा वैल्यू, कि जब मान लो r की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, अब r की वैल्यू सबसे ज्यादा किस पे मतलब कब होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो थीटा। थीटा का मतलब क्या है सर, प्लेन के साथ एंगल, वो तो फिक्स है, वो हमेशा क्या होगा फिक्स ही होगा, वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जब आपको दे दिया कि भाई इतने एंगल पर इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ, तो वो तो फिक्स ही होगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू भी फिक्स है जी की। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ गिवन वैल्यू होगी, फिक्स होगी। उसके बाद सर sin थीटा, थीटा मतलब फिर से फिक्स एंगल है। उसके बाद सर ये वाला देखो यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा का मतलब कहां पे आप प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो। तो सर वो तो हमारे हाथ में है कि किस एंगल पर थ्रो करना है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू 1 हो। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर, 1 ही होती है। अगर ये मैक्सिमम हो तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, मान लो कुछ भी है ना, sin थीटा है यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, मान लो 1/2 आएगा। तो अगर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 1/2। तो जब आप इसकी वैल्यू करोगे, यहाँ से आंसर क्या बनेगा 1/2, मतलब मैक्सिमम बनेगा। क्यों मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू क्या ली, मैक्सिमम ली। अब उसके बाद दिखा, देखो अगर मान लो इसकी थोड़ी कम वैल्यू ले लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 0.75 ले लेते हैं एग्जांपल के तौर
लोगे, 1 से छोटी ले लेते हैं। अगर 1 से छोटी लोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आए, तो सिंपल सी बात है इसका डिफरेंस क्या होगा ना, ये 1/2 का मतलब 0.50 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.25 आएगा। तो पहले आंसर कितना आ रहा था आधा, अब आंसर कितना आ रहा है 0.25, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू हो गई। तो मेरे को समझ आ रहा है सर, फील आ रहा है कि भाई ये वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या आएगा, बड़ा आएगा, सबसे बड़ा आएगा, और ये आंसर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर इसकी वैल्यू छोटी हो गई तो डिफरेंस हमेशा छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो मल्टीप्लाई करके रेंज की वैल्यू भी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ठीक है, तो बस इसलिए मेरे को समझ आया कि यहां से कि अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो मेरे का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये वैल्यू को मैंने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो करते हैं इस वैल्यू को मैक्सिमाइज। तो इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को पता है सर इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब sin 2 अल्फा प्लस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना। ये बात तो आपको समझ आ रही है ना कि ये मैक्सिमम और इनका डिफरेंस भी मतलब क्या आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो सर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, आंसर भी क्या आएगा, आर की सबसे बड़ी वैल्यू। अगर ये छोटा होगा, डिफरेंस कम होगा, तो आंसर भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, आर मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। तो ये अगर अपने दिमाग में सोचो थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो आपके मन में होगा सर मैक्सिमम, आपने बहुत बार बताया कि साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 और मिनिमम कितना होता है -1। तो फिर सिंपल सी बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन मतलब 1 कब होता है, तो ये आंसर होगा आपका, सब साइन कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 डिग्री लिख लो यहाँ पे, साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। साइन के साथ साइन कटा, तो यहाँ पे याद कर लो कि साइन के साथ साइन गया, तो 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो सर मेरे को पता है कि sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 90/2 थीटा/2। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस कितना हो गया, थीटा/2 हो गया। तो इस पर डिपेंड करता है कि कब आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, कब आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे क्या कर रहा है, डिपेंड। अल्फा मतलब किसका एंगल, प्लेन के साथ जिस मतलब और आपने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, थ्रो किया है। तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब कब मैक्सिमम होगी, जब ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जब भी इसके बराबर होगा ना, ये वाला एंगल जब भी इसके बराबर होगा तब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये भी याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 45 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा/2। इस वक्त हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। तो यहां से ये फील आ रहा है ना कि भाई ये वाली वैल्यू मैक्सिमम, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब अल्फा बी की वैल्यू भी क्या होगी, उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो भाई अल्फा इतना होगा तभी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो अल्फा की जब भी आपको पूछा जाए कि भाई मतलब कितना प्लेन के साथ एंगल होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो, तो आप यहां से ये मतलब फॉर्मूला लगा सकते हो, 45 डिग्री माइनस थीटा बाई क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज में अब मैक्सिमम, ये तो आ गया एंगल, मतलब प्लेन के साथ कितना एंगल जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू भी तो निकालते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब मेरे को पता है कि जब मान लो प्लेन के साथ है ना, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा, तभी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये वैल्यू भरो और देखो कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आ रही है, आर मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि हमने मैक्सिमम की क्या लगाई कंडीशन। तो मेरे को पता है कि सर ये मैक्सिमम तब होता है जब अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पे भरो, कितनी बनी अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू अल्फा कितना है सर 45 डिग्री माइनस कितना हो गया थीटा/2 प्लस क्या हो गया थीटा हो गया ना, यहाँ पे अल्फा की जगह पर ये भरा, क्या ये भरा 45 डिग्री माइनस थीटा/2 माइनस कितना हो गया साइन थीटा। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम क्या हो गया आपका, मान लो यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। तो सर इसको मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर कितना हो गया 90 डिग्री माइनस क्या हो गया आपका, मतलब जब ये एक्चुअल में ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल ही है ना, ये देखो 2 अल्फा प्लस थीटा। तो इसका मतलब 2 अल्फा की जगह पर एंगल पर मैक्सिमम, तो ये हो गया। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया ए। इसको सॉल्व करेंगे 90, तो ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा ही बचेगा, प्लस थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा आ गया। सर थीटा से थीटा गया, तो इसका मतलब आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बना यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर क्या बना थीटा बना, और साथ में क्या बना साइन 90 डिग्री और माइनस क्या बना ना, ये
इसके अंदर आ रहा है, ये भी पूरा ही है, इसके साथ ही है, तो इसका मतलब साइन क्या बना थीटा। तो सर आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लो यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। तो सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होती है, तो 1 साइन माइनस क्या हो गया थीटा। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम की वैल्यू ये हो गई। तो या तो ये याद रखो, तो सर इसको और सॉल्व किया जा सकता है इस फॉर्मूले को, हाँ इस फॉर्मूले को और छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको समझाता हूं। आप या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, अगर और छोटा करना है तो फिर यहां से एक और फॉर्मूला मैं ड्राइव करने जा रहा हूं। ये एक्चुअल में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की क्या है वैल्यू, कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का। यहां से मेरे को कैसे समझ आ रहा है, देखो 1 माइनस साइन थीटा है तो नीचे cos स्क्वायर थीटा है, तो मेरे को पता है सर cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है sin स्क्वायर थीटा से, 1 माइनस क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लगाओ u स्क्वायर, तो u स्क्वायर हो गया जी, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस क्या हो गया sin थीटा। तो ध्यान से देखो नीचे एक छोटी क्लासेस वाला फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर a स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साथ में क्या बना 1 माइनस, है ना, इधर क्या बना 1 माइनस sin थीटा। तो सर ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है सर, यहाँ पे आएगा u स्क्वायर, g तो g आ गया, a माइनस b, तो इसका मतलब 1 माइनस sin थीटा, a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा आ गया। देखो ये इससे कटा, इसका मतलब आर मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला निकल के आया, यू स्क्वायर जी 1 प्लस क्या आ गया साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। तो आपको समझ आई होगी, ये आसान है याद करना, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो सर मतलब कैसे याद करें, मतलब यहाँ पर जैसे याद करो, देखो यू स्क्वायर जी तो सेम ही है, बस यहाँ पे नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा आया और उसके साथ ये वाला एंगल भी आया, बस इतना सा क्या है फर्क है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई कैसे एक्चुअल में ये वाला क्या निकला फॉर्मूला। अब ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मान लो आप निकालने पर लग पड़े तो निकल तो वैसे आपको डेरिवेशन से भी जाएगा, बट वो बहुत डिफिकल्ट क्या होगा मेथड होगा। तो ये मान लो इसको सॉल्व करने का मतलब होता है कि इन फॉर्मूले को थोड़ा याद रखो, रिवाइज करो। अगर रिवाइज करोगे तो इजिली मतलब चीजें क्या हो जाएंगी सॉल्व, अदरवाइज आपको क्या होगी डिफिकल्टी होगी जब आप क्या करोगे, मान लो फॉर्मूले से क्या करोगे ट्राई लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप याद रखोगे तो फिर आसान होगा, फिर इजीली आप चीजों को कर पाओगे। अब आपके पास ये सभी फॉर्मूले बने, मान लो वैसे सभी फॉर्मूले आसान है याद करने। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो सीधा सॉरी मैक्सिमम हाइट तो सीधा याद होगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को थोड़ा सा अगर आप 2 बार रिपीट करोगे 3 बार रिपीट करोगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये याद हो गया तो ये याद करना आसान ही है। बस कैसे रखना है कि भाई ये वाली वैल्यू सेम ही है, देखो यू स्क्वायर जी, उसमें भी यू स्क्वायर जी था, बाकी उसमें एंगल वाला कुछ नहीं आना, यहाँ पे एंगल कितना आना है 1 प्लस क्या आना है साइन थीटा आना है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे ये सभी फॉर्मूले क्या हुए हैं ड्राइव हुए हैं। तो सर एक आध क्वेश्चन भी करवा दो कि भाई क्वेश्चन में कैसे हमें पूछेगा, वो एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और फील आएगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। तो लिखो जल्दी जल्दी, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द bottom of the inclined plane at an angle theta is equal to 37 degree with the inclined plane, the angle of inclined plane, the angle of inclined plane is 30 degree with horizontal and velocity of bullet is 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट मान लो h, सेकेंड t, थर्ड आपको पूछ सकता है r, फोर्थ आपको पूछ सकता है आर मैक्सिमम और फिफ्थ आपको पूछ सकता है एंगल फॉर विच एंगल टू द प्लेन, है ना, एंगल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट इज मैक्सिमम।
ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो चलो करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आपका क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इजीली आप कर सकते हो, बस डायग्रामेटिकली आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी छोटी सी डायग्राम बनाते हैं जल्दी जल्दी, फिर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या बोला है, कहता है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री विद एन इंक्लाइंड प्लेन, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब सर इंक्लाइंड प्लेन दिया है कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, उसके बॉटम से मान लो हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है ऐसे, तो मान लो कितना एंगल बना के, 37 डिग्री का एंगल बना के हमने क्या किया है, थ्रो किया है। तो वो बोल रहा है कि जब आपने इसको थ्रो किया तो उसके बाद विद द हॉरिजॉन्टल एंगल इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इसका मतलब यहाँ से आपको जो मान लो वेलोसिटी दी है वो कितने दी है, 50 मीटर पर सेकंड दी है। तो वो पूछ रहा है कि भाई h की वैल्यू निकाल के बताओ, h मतलब मैक्सिमम हाइट। तो सर निकालते हैं, h क्या होता है, मतलब याद कैसे करना है। h क्या होता था सर, वही होता था हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन वाला, क्या होता था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, वहां पे थीटा एंगल होता था, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा होता है। तो नीचे सर वहां पर g होता था ना, 2g होता था, 2 तो आएगा g, बट g एक ही डायरेक्शन में होता था वहां पर, यहाँ पे 2 डायरेक्शन में होता है। तो सर 2 डायरेक्शन में कहा हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का मतलब y डायरेक्शन, तो इसका मतलब g कहां पर होगी, y वाली। तो g y वाली कौन होती है सर, g cos थीटा होती है। तो ऐसे याद रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सर अल्फा क्या है, 37 डिग्री दी है। तो 37 वाली ट्रायंगल आपको याद ही होगी कैसे होती है, ये ट्रायंगल बहुत बार बताई है मैंने। 37, यहाँ पे क्या होता है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होता है 5 होता है। तो इसको सॉल्व करो। u का मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 50, इसका मतलब 50 × 50 लिख लेते हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। तो sin अल्फा कितना दिया है सर, 37 डिग्री, साइन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन 2, g की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, लिख लो g इज इक्वल टू 10 दिया है, और उसके बाद cos थीटा। तो सर थीटा कितना दिया है, cos थीटा मतलब सर 30 डिग्री दी है। तो cos 30 कितना होता है, तो ये cos 30 की वैल्यू भर दो, cos 30 हो गया सर आपका √3 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू भरो जो बनती है, 50 × 50 हो गया। तो सर sin 37 कितना हो गया, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया, अपॉन कितना हो गया, 2 10 20 हो गया। तो नीचे कितना हो गया, √3 अपॉन कितना हो गया 2। तो इसे सॉल्व करो सर, 50 × 50 हो गया, और साथ में क्या हो गया ना, इसका स्क्वायर करेंगे 9, नीचे करेंगे तो 25 हो गया, नीचे करेंगे तो 20 को काट ही लो, यहाँ पे 10 आ गया, इसका मतलब 10 √ क्या आ गया, 3 आ गया। इसको काटो सर, ये 2 पर गया, और कटता है कुछ, देखो यहाँ पे है ना, 0 के साथ 0 भी गया, तो इसका मतलब बचा गया, यहाँ से आपका बचा 10 है ना, 10 बचा, और इंटू कितना बचा, 9 बचा है ना, इंटू 9 बचा, नीचे क्या बच गया, √3। तो इसका मतलब इसको 90 √3 भी लिखा जा सकता है, 90 √3 भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 30 × 3 अपॉन √3। तो आपको पता है कि भाई √3 को 3 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 30 √3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आपका डिपेंड करता है कि भाई कौन सा दिया है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई सर। मैक्सिमम हाइट निकालने का पता चल गया कि कैसे मैक्सिमम हाइट को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका था। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तो पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सर अगला क्वेश्चन टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट को भी कैसे याद रखना है, वैसे ही वो क्या फॉर्मूला होता था, 2u sin थीटा होता था वहां पर। तो सर थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन क्या होता था, अपॉन g होता था। g मतलब ग्रेविटी, वहां पे एक ही ग्रेविटी होती थी, यहाँ पर 2 होती है। तो वो टाइम ऑफ लाइट के लिए कौन सा मोशन लेते हैं, y एक्सिस का। तो y एक्सिस में ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट होता है, g cos थीटा क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो बरो 2u कितना सर 50 sin अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3 बटे कितना हो गया 5 हो गया, अपॉन g 10 है, cos थीटा कितना सर 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री कितना होता है सर, cos 30 डिग्री √3 बटे कितना होता है 2 होता है। तो काट लो, जो कटता है उसको काट लो, जो नहीं कटता उसको छोड़ दो। तो सर यहाँ पर गया 10 से, तो 10 से गया, इसका मतलब 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 ही बचा, सही है ना, सही कर रहा हूं मैं। तो 2 × कितना हो गया 2u sin अल्फा है ना, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, 10 हो गया, 2 × u मतलब 50 हो गया, 3/5 हो गया, √3/2, सही तो कर रहा हूँ, sin cos 30 डिग्री। ठीक है सर, इसका मतलब 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 ये कट गया ना, हाँ ये कट गया। तो नीचे सर 2 बटा कितना आ गया, √3 आ गया। तो सर इसको क्या लिख सकते हो, 12
मतलब बटे √3 लिख सकते हो, 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 × 3/√3, तो इसका मतलब इसको काटोगे तो ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, दोनों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, ये भी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो सर ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्या है, उसके बाद सर आर मैक्सिमम मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो सर उसका फॉर्मूला कई जगह पर काम करेगा, कई जगह पर काम नहीं करेगा। क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। जो तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज अभी आपने निकाली, क्या फॉर्मूला बना था, मान लो u स्क्वायर g cos स्क्वायर क्या आया था थीटा, यहाँ पे क्या आया था sin 2α प्लस क्या आया था थीटा माइनस क्या आया था आपका sin क्या आया था थीटा आया था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह पर वैलिड नहीं है। कैसे, यहां से देखो, ध्यान से देखना है बात को यार। sin 2α पहले इस एंगल को सॉल्व करके देखना है कि भाई हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है या नहीं पता, उस वैल्यू एंगल की पता है या नहीं पता, अदरवाइज इस फॉर्मूले को छोड़ देना है, फिर बेसिक पे जाना है। तो ध्यान से देखो 2α का मतलब 2 × अल्फा, अल्फा मतलब सर ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल 37 दूना कितना होगा 74 और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 74 और 30 कितना हो गया 74 और 30 कितना हो गया 104, तो साइन 104 आपको पता है, तो आपका आंसर होगा सर पता ही नहीं। ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब ये वाला एंगल हमें पता होगा, अदरवाइज नहीं लगाना। तो सर ये वाला एंगल अब नहीं लगेगा, तो अगर नहीं लगेगा तो इसका मतलब अब हम कहां से सॉल्व करेंगे, फिर से हम कहां पे जाएंगे, बेसिक्स पर। तो सर r इज इक्वल टू क्या, बेसिक ux इंटू क्या हो गया t प्लस हाफ ax इंटू क्या होगा t स्क्वायर। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या वैल्यू है। तो सर r ux का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या थी सर u cos अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा u cos अल्फा। t का मतलब क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 1/2 ax का मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है सर, ये g साइन क्या हो गया थीटा हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा टी स्क्वायर का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो बस अब आपने वैल्यू भरनी है, तो भर ही सकते हैं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 50 कोस अल्फा कितना दिया है सर, ये दिया है। अल्फा का मतलब ये होता है, मतलब कोस अल्फा मतलब कोस 37 डिग्री, तो सर कोस 37 डिग्री ये निकाला तो है, कोस 37 तो है 4 बटे कितना 5, तो यहाँ पे क्या होगा 4 बटे कितना हो गया 5 इंटू, उसके बाद सर टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी पीछे निकाला है, क्या आंसर आया था 403, तो यहाँ पे सर 400 क्या आ गया 3 आ गया, 1/2 जी ग्रेविटी हो गया, साइन थीटा मतलब सर इसके साथ एंगल ये कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 भरना है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होएगा, तो टी स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सर 403 अभी आपने निकाला था, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो वो आपका आंसर आएगा, तो निकाल सकते हो सर। यहाँ पे गया 10 हो गया ना, 10 हो गया 4 चौके 16 था 160 √3 हो गया 1/2, तो यहाँ पे कितना हो गया मतलब 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं 10/4 हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो यहाँ पे क्या होएगा 3, तो 16 के इसके साथ काटोगे तो 4 पे गया ना, 10 चौके 40 दिए 120, इसका मतलब सर बीच में माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आना था। क्यों माइनस आना था, क्योंकि हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सर बीच साइन क्या आना था नेगेटिव आना था, यहाँ पे साइन क्या आना था नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना होता है साइन का। 160 √3 हो गया, तो सर 40 दिए 120, तो सर यहाँ पे क्या आ गया 120 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना वैल्यू बनी। तो सर इसमें से मतलब ऐसे रहने दो, या कॉमन भी निकलता है, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है, तो कॉमन निकालोगे तो क्या बना 40 कॉमन निकला दोनों में से, इस दोनों में से 40 कॉमन निकालो, अगर 40 कॉमन निकालोगे 40 √3 माइनस 40 गया तो 3, तो सर ये आपका ऐसा भी आंसर हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो ये आपका क्या बना आंसर बना हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब फॉर्मूला हमने क्या किया ड्राइव किया। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का। पहले आपने फॉर्मूले पे जाना है, फॉर्मूले पे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एंगल नहीं पता, फिर आपने क्या लगाना है ये वाली बेसिक लगाना है जहां से जाओगे। ठीक है, तो बेसिक लगाओगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज होगा तो बाकी के लिए तो सभी फॉर्मूले लगेंगे, तो बाकी के लिए फॉर्मूले सर आर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला भी अभी आपने बताया, आर मैक्सिमम क्या होता था हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम सर क्या होती थी यू स्क्वायर जी, तो जी आना है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा उसमें होता था, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं लेना, बस यहाँ पे एंगल क्या होएगा 1 प्लस साइन क्या होएगा थीटा होएगा, तो बस लगा दो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू मतलब 50 × 50 हो गया बटा कितना हो गया 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा मतलब थीटा एंगल कितना दिया 30 डिग्री,
तो साइन 30 मतलब 1/2। इसका मतलब आर मैक्सिमम कितना हो गया सर, 50 गुना 50 2500 हो गया, 2500 इसके साथ चलो एक काट ही दो, 250 हो गया सर, है ना। 250 नीचे कितना आया, है ना, 1 और आधा 3/2 होगा, 3/2 तो इसका मतलब 250 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, तो देखो कटता है ये, तो नहीं कटता सर। 500 बटा कितना हो गया 3, तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक है, तो सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकल गया कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आई। उसके बाद आगे आपको पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी आपको पता चल गया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, एंगल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट इज मैक्सिमम। एंगल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, चलो साफ साफ लिखते हैं, एंगल टू द क्या होगा, प्लेन of projectile, angle to the plane of projectile for which horizontal range is maximum। मतलब वो वाला एंगल बताओ किसके साथ, प्लेन के साथ जिसपे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो। तो सर अभी तो आपने निकाला था वो वाला एंगल भी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था 45 डिग्री माइनस थीटा बाय क्या होता था 2। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो सिंपल सी बात है सर 45 डिग्री, थीटा कितना दिया 30 है ना, थीटा 30 ही दी है, ये 30 है, तो 30/2 मतलब 15, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस 15, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब अगर आप प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल रखोगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, मतलब जो मैंने आपको पूछे सभी मैंने आपको करवा दिए, क्वेश्चन करवा दिए। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। बाकी जैसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको समझ आ ही रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन है, एक दूसरे को मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मिक्स करके, मान लो पिछले के साथ मिक्स करके मान लो एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी, द मैक्सिमम रेंज ऑफ राइफल बुलेट ऑन द ground is horizontal ground, on the horizontal ground is 6 kilometer, find the maximum range on an inclined of 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि भाई द मैक्सिमम रेंज ऑफ राइफल बुलेट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या, तो सर ये तो बोल रहे हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर जब आपने मान लो क्या है कि भाई किसी बुलेट को फायर किया, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मतलब एक प्लेन के साथ बुलेट को फायर किया, तो तब आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आई 6। तो सर ये तो एंगुलर प्रोजेक्शन वाला केस हो गया, क्योंकि वे ग्राउंड के साथ बोल रहा है, तो ग्राउंड के साथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती थी, आर मैक्सिमम होता था सर यू स्क्वायर अपॉन क्या होता था, जी होता था ना। फॉर्मूला पूरा क्या होता था, आर मैक्सिमम, आर का हॉरिजॉन्टल रेंज ग्राउंड पर क्या फॉर्मूला होता था, तो सर होता था यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता था साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता था जे। तो ये तो मैक्सिमम हो गया, अगर मैक्सिमम हो गया 1 तो इसका मतलब यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया जे। तो सर इसकी वैल्यू दी है आपको 6, यू की वैल्यू कितनी दी है, यू की वैल्यू दी है आपको, नहीं दी सर, यू की वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब जी स्क्वायर निकाल, यू स्क्वायर निकालना है, जी कितना हो गया 10, मतलब देख लो जी की वैल्यू आपको क्या दी है 10 दी है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 60। अब अंडर रूट निकालें, अंडर रूट रहने दो, ये निकल गया, तो इसका मतलब ये क्या आ गया सर किलोमीटर में दी है, तो इसका मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू किलोमीटर पर आर में आ चुकी है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या पूछा है। पहले तो ये दी है, उसमें से यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब आगे पढ़ोगी भाई क्या इज 6 किलोमीटर, फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है कि भाई मान लो आपने क्या किया, मान लो उसको इंक्लाइंड कर दिया, मान लो प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया, तो जब 30 डिग्री पे इंक्लाइंड किया तब आपकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो बताओ कि भाई कितनी मैक्सिमम रेंज। तो सिंपल सी बात है सर, अब ये वाला केस हो गया, क्योंकि इंक्लाइंड की प्लेन का एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो यहाँ पे थीटा ही तो होता है, थीटा मतलब प्लेन का एंगल, तो उसका मतलब फिर से आर मैक्सिमम पूछ रहा है, बट कहां पे पूछ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे। क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो 1 प्लस क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यू मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल कितनी है 50 गुना 50, जी कितना है सर 10, सॉरी 50 गुना 50 थोड़ा। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये यू स्क्वायर की वैल्यू तो निकालिए, देखो 60, तो इसका मतलब 60
60 हो गया इंटू 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा, थीटा आपको कितना दिया 30 डिग्री, तो साइन थीटा 30 डिग्री दिया है, किसके साथ मतलब ऐसा दिया ना, मतलब इसके साथ 30 डिग्री आपको क्या दिया है एंगल, तो सर साइन 30 कितना होता है, यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं तो साइन 30 कितना होता है सर, साइन 30 1/2 ही होता है ना साइन 30, हाँ 1/2, ठीक है सर 60 मतलब ये इससे कटा तो नीचे ऊपर क्या रह गया सर 6 रह गया, नीचे कितना बना 3/2, तो सर ऊपर जाके क्या होगा 6 × 2/3 हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो इसका मतलब 4 किलोमीटर क्या होगी आपकी रेंज होगी, ठीक है। तो जब आप 30 डिग्री पर उसको थ्रो करोगे तो उसकी रेंज कितनी होगी 4 किलोमीटर क्या होगी मैक्सिमम क्या होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मिक्स कर दिया दोनों क्वेश्चन को, क्या कर दिया मिक्स, ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं आप खुद, अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए डिफरेंट टाइप के, आप इसकी खुद क्या करना प्रैक्टिस करना, मान लो पिछले क्वेश्चन को रिलेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक इसमें और छोटा सा केस होता है वो भी मैं आपको समझा दूं जल्दी जल्दी, फिर टॉपिक को क्या करते हैं खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से कि भाई अगला मान लो क्या है टॉपिक क्या है, मान लो छोटा सा टॉपिक ये तो हो गया, या ध्यान से देखो यहां से हमने क्या किया, मान लो प्रोजेक्टाइल को नीचे से थ्रो किया है ना, नीचे मतलब मान लो कह सकते हो डाउन से थ्रो किया, कहां पर मान लो यहाँ पे टॉप हो गया डाउन टू टॉप, ये डाउन टू टॉप वाला केस था, एक उल्टा केस भी आता है कई बार, मान लो कैसा टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं थ्रो करते हैं, जैसे मान लो है ना, मान लो पहला केस ये कौन से, ये जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं ये डाउन टू टॉप वाले मैंने क्या किए हैं ड्राइव किए हैं, अब टॉप टू डाउन वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं कि भाई टॉप टू डाउन क्या होगा, तो टॉप टू डाउन का क्या होगा वो वाले थोड़े से केस क्या कर लेते हैं डिस्कस। तो सिंपल सी बात है सर, अगर यहाँ से मान लो यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो मेरे को पता है कि भाई प्रोजेक्टाइल क्या करेगा इधर को जाएगा, तो मान लो एंगल क्या हो गया अल्फा हो गया, तो जब एंगल अल्फा हो गया तो यहाँ पे फिर से थीटा ही मानते हैं ना, उसके साथ ही रिलेट करते हैं जो पिछला टॉपिक पढ़ा, अगर यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया थीटा हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ध्यान से कि भाई क्या होगा, तो सर मेरे को पता है u मतलब दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ होगा क्या होगा सर u है ना, इधर हॉरिजॉन्टल की तरफ u cos क्या होगा अल्फा होगा, ये बात तो आपको क्लियर हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक होगा u sin क्या होगा अल्फा होगा, ठीक है। तो इसको मिटा ही देते हैं, मान लो इसके इधर होगा क्या होगा u sin क्या होगा अल्फा होगा, u के दो कंपोनेंट बन गए, ठीक है। तो जब आपने मान लो ऊपर से नीचे की तरफ गए टॉप टू बॉटम गए या डाउन गए तो ये वाला केस हो गया। अब उसके बाद सर ग्रेविटी इस पर भी हो गई, तो ग्रेविटी मेरे को पता है सर इधर को होती है एक्चुअल में ग्रेविटी वर्टिकल, तो अभी मेरे को पता है यहाँ पर अगर थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा होगा, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट g cos क्या होगा सॉरी, ठीक है। तो चलो इसको ग्रेविटी को मान लो इधर है ना, चलो ग्रेविटी को यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे होगी तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा सर g cos क्या होगा थीटा ही होगा ना, g cos थीटा, इसमें थीटा कंपोनेंट होता है, नीचे की तरफ क्या होगा g cos थीटा, तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा g sin क्या होगा थीटा होगा। तो अब आपको समझ आया होगा कि भाई देखते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ा है ना, मान लो अगर मैं मान लो क्या करूं, मान लो यहाँ पे लिखूं ऊपर वाली वैल्यूज लिखूं y डायरेक्शन वाली, तो अगर y डायरेक्शन वाली वैल्यूज लिखूं तो y डायरेक्शन वाली वैल्यू कौन कौन सी बन रही है, यहाँ पे देखो y डायरेक्शन वाली वैल्यू कौन कौन सी बन रही है, तो सर y में कौन कौन जा रहा है, एक u sin अल्फा जा रहा है, तो u sin अल्फा हो गया, मान लो u की वैल्यू होगी y डायरेक्शन ना, u y की वैल्यू होगी, उसके बाद ग्रेविटी किधर को है नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ay की वैल्यू कितनी है g cos क्या है थीटा है, यही वैल्यू है। तो अगर x डायरेक्शन की बात करें, अब x डायरेक्शन में क्या हुआ चेंज हुआ कोई, इसमें लिखे ux कहां हुआ, तो सर ux इधर को है u cos अल्फा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया u cos अल्फा हो गया, और u मान लो क्या है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन किधर है वो देखो किधर बन रही है इधर है ना, इधर को ही बन रही है, हाँ सर इधर को बन रही है, कितनी बन रही है g sin क्या बन रही है थीटा बन रही है। अब आप कंपैरिजन करो दोनों का है ना, दोनों टॉपिक का कंपैरिजन करो इसका और इसका, अब आप मान लो फिर समझ आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि भाई मेरे को पता कि जब आपने सर इसके कंपोनेंट किए थे, ध्यान से देखो इसके कंपोनेंट किए थे u sin अल्फा ऊपर की तरफ था, तो यहाँ पर भी u sin अल्फा कहाँ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ, दोनों में क्या है सेम है। उसके बाद आगे चलो दूसरा कंपोनेंट जब आपने बनाया था तो ये इस डायरेक्शन में ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया था, तो वो किस डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन में आया था, तो इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी आई थी u cos अल्फा आई थी ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी u cos अल्फा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ थी अब किस तरफ है नीचे की तरफ, डायरेक्शन क्या हो गई चेंज हो गई, तो इसका मतलब सर कौन चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है ना, ये चेंज क्या हुआ इसकी डायरेक्शन क्या हो गई चेंज होगी, जो चेंज होगा उसको लिख लेते हैं, जिसको चेंज नहीं हुआ
उसको रहने देते हैं सेम। तो ये सेम ही है, देखो ये सेम है तो इसका मतलब ये सेम हो गया, ये चेंज कर गया। उसके बाद आगे ऑब्जर्व करो ग्रेविटी। सर नीचे की तरफ जी cos थीटा था, तो इधर देखें नीचे की तरफ जी cos थीटा ही है, तो सिंपल सी बात है सर ये तो फिर से क्या रहा, सेम ही रहा है ना, नीचे की तरफ फिर से सेम रहा, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू सेम रही, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन सेम रही और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन सेम रही। अब इधर आ जाओ, यू एक्स डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन किधर को बनी, इधर को, जी साइन थीटा इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो सर उसकी डायरेक्शन भी उधर को ही थी, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या रही, सेम रही। तो सिंपल सी बात है सर तीन वैल्यू तो सेम ही रही, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, बस चेंज किया इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो अब फॉर्मूले पे आओ कि भाई फॉर्मूले क्या है, तो सर मेरे को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin क्या है अल्फा अपॉन कितना हो गया, g cos क्या हो गया थीटा। अब देखो कोई वैल्यू चेंज करेगी, देखो u sin अल्फा चेंज किया, ऊपर की तरफ भी वही था, इधर भी यही होगा, सेम टू सेम ही होगा ना। मान लो जब आपने वो वाली ये डेरिवेशन किस किया उसके, तो उसमें भी तो u बाई u sin अल्फा ही था, तो इसमें भी सर u sin अल्फा ही है, तो डायरेक्शन भी सेम थी, उसमें कहां डायरेक्शन थी ना, मतलब किसके, u sin अल्फा की डायरेक्शन कहां थी, ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब ये तो सेम ही होगा g cos थीटा। तो g cos थीटा इस केस में कहां था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इस पे कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आर नहीं, उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखो, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो नीचे क्या था सर 2j cos क्या था आपका थीटा, तो यही फॉर्मूला था आपका, हाँ सर यही था। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑब्जर्व करो, देखो u sin अल्फा पे कोई असर हुआ नहीं हुआ सर, u sin अल्फा तो सेम ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी सेम ही रहेगा। g cos थीटा पर कोई असर हुआ है, वो भी सेम रहा है, तो ये भी सेम रहेगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो फिर फर्क किस पे पड़ा, एक्चुअल फर्क किस पे पड़ा, हॉरिजॉन्टल रेंज पे क्या पड़ा, फर्क पड़ा, क्यों, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, चाहे अप टू डाउन जाओ चाहे डाउन टू अप जाओ। अब उसके बाद दूसरा केस डिस्कस करते हैं, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज का केस डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज जब हम ड्राइव करना शुरू किया था तो r इज इक्वल टू क्या था, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब साइन कन्वेंशन यूज करो, तो देखना ध्यान से, जब r मतलब इस केस में आप लेते हो तो किस तरफ जाते हैं, इस तरफ, तो सर इस तरफ तो मेरे को पता है इधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो r की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, अब कहां पे जा रहे हैं, यहां से यहां तक की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर तरफ है, तो इधर कौन सा एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, उसमें पॉजिटिव आर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ux इसमें कहां थे सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी ना, u cos अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो इसमें किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन, देखो इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो इधर को कौन सी डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस की क्या होती है डायरेक्शन, तो इसका मतलब इधर माइनस यू क्या आएगा सर, यू कॉस क्या आएगा, अल्फा आएगा, वहां पे पॉजिटिव आता था, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, वहां पर पॉजिटिव आता था, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सर सेम ही रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2u साइन, है ना, 2u क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन g क्या होता है, cos थीटा होता है, तो सर 1/2 ax मतलब सर ax की वैल्यू ये है, तो वो तो सेम ही रही, उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो बट है किधर को, ax किधर को है, इधर को तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ है ना, ax इधर भी इधर की तरफ थी, इधर भी इधर की तरफ थी, डायरेक्शन नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस साइन क्या हो गया, मान लो क्या थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया, g cos थीटा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ क्या फर्क पड़ा, ये सेम आया, ये इसका साइन थोड़ा सा चेंज किया है, इसका साइन थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है। तो जब साइन चेंज किया है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें साइन का क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब इसकी डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो, वो मैं नहीं करवा रहा, बट मैं क्या करवा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो क्या निकलेगा, सेम टू सेम वही निकलेगा जो ऊपर निकला था, यू स्क्वायर, मान लो जी, यहाँ पे क्या आया था cos थीटा, बस फर्क क्या पड़ेगा, एंगल का क्या पड़ेगा फर्क, जहां पर एंगल पॉजिटिव है वहां पर एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और जहां पर एंगल नेगेटिव है वहां पर एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है सर, ये cos मतलब थीटा हो गया, ये सेम ही रहेगा, उसके बाद अंदर है ना, तो सॉरी cos क्या थीटा था, ये सेम ही रहेगा, इधर क्या था sin 2 अल्फा प्लस थीटा था, यहाँ पे 2 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो sin 2 अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो सर साइन पीछे क्या था,
थीटा था, पीछे क्या था, थीटा था, तो पीछे भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। बस ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जहां पर एंगल के बीच प्लस माइनस के साइन है वो क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस ये फॉर्मूला चेंज किया, इसमें अगर प्लस है तो वहां पे माइनस आ जाएगा, इसमें मतलब बीच में माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अगर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो, खुद आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करके देख सकते हो। तो सर उसके बाद कोई और पर भी फर्क पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा, इसमें भी एंगल में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब आप देखो यहां से देखो, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो अगर प्लस था तो इधर क्या आया, माइनस, यहाँ पे माइनस है, अब इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछे किस एंगल पर होगी, तो 45 डिग्री, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, थीटा बाई क्या होगा, 2 होएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ड्राइव आप कर सकते हो, अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। तो लास्ट क्या होएगा सर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती थी, उसमें क्या होती थी, क्या होती थी उसमें, मान लो क्या, u स्क्वायर अपॉन j 1 प्लस साइन थीटा होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जहां भी आपका थीटा वाली रेंज आ रही है वहां पे आपके क्या होंगे, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी सारी डेरिवेशन वैसी है जैसी आपने करनी है। तो सिंपल सी बात है सर, चेंज क्या क्या हुआ वो याद रखना है। बस यहाँ पे मान लो प्लस साइन है, जिसके बीच यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, इसके बीच माइनस है, प्लस हो गया, इसके बीच उस पर है ना, इसके बीच प्लस था, इसके बीच क्या हो गया, माइनस। बस ये हॉरिजॉन्टल रेंज में चेंज होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट और जो दूसरा किया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा जो क्वेश्चन किया है, दूसरा क्या किया आपने, मान लो क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका क्या था, मान लो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो चलो इंक थोड़ी सी डाल लेते हैं, थोड़ा सा क्या लग रहा है, फीका फीका लग रहा है। चलो इसका एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी इसके क्वेश्चन वैसे ही हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने को पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट निकालने को पूछ सकता है, ये निकालने को पूछ सकता है। बातें आपको समझ आ गई है। मैं एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी ऐसे तो आप कर ही सकते हो, जैसे पीछे किए हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन आपको क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन मैं अलग टाइप का आपको करवाता हूं, तो फिर इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन, फिर उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एन इंक्लाइंड, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल a particle is projected from this plane with a speed of 5 meter per second at an angle of elevation beta is equal to 30 degree as shown in figure। ठीक है, तो फिगर भी चाहिए इसके लिए। मान लो क्या फिगर दिया आपको, मान लो कुछ ऐसा दिया, मान लो यहाँ पे क्या दिया है, थीटा दिया है, यहाँ पे मान लो प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ऐसे थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड से, ये आपको एंगल दिया है बीटा। ठीक है, तो मान लो ये दिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, मान लो फाइंड horizontal range। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द range of the particle for बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको जल्दी जल्दी, फिर देखो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं। कहता है एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला थीटा जो दिया है वो कितना दिया है, 30 डिग्री आपको क्या दिया है, थीटा। हेलो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया। आगे पढ़ो, विद द हॉरिजॉन्टल ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से प्लेन से मान लो एक मान लो क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, थ्रो किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर थ्रो किया है तो वो किधर को जाएगा, इधर को क्या करेगा, मूव करेगा। डाउनवर्ड प्लेन का क्या है, मोशन है ना, मतलब क्या है, अप टू डाउन का क्या है, क्वेश्चन है। तो चलो आगे पढ़ते हैं कि भाई क्या
प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेन विद द स्पीड ऑफ दिस एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा। बीटा की वैल्यू भी आपको दी है कि कितने एंगल पर किया है, मान लो थ्रो किया है, ये वाले एंगल पर क्या किया है, थ्रो किया है। तो अब आपको समझ आएगा कि सर मान लो ये तो एंगल इसका दिया बीटा, तो एक्चुअल में जब आपने अभी समझाया, आपने जो डेरिवेशन किए, आपने तो ये वाला एंगल माना था ना, मान लो ये वाला पूरा एंगल जो माना था उसे आपने अल्फा माना था। तो जो हमारे रिजल्ट हैं वो तो ये वाले एंगल के हैं, पूरे एंगल के, तो यहाँ पे उसने ये वाला एंगल दिया है, तो ये तो दिया ही नहीं कि भाई कितना होगा, एक्चुअल में अल्फा क्या है, ये पूरा एंगल क्या है, अल्फा है। तो पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, तो निकाल ही सकते हो, ये कौन सी डिफिकल्ट बात है। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो सर दो पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर, जिसे हम अल्टरनेट क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर 30 डिग्री ये होगा तो 30 डिग्री क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो बीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री। तो एक्चुअल में जो हमारा अल्फा है, हमारा जो अल्फा है, ध्यान से देखो, हमारा अल्फा जो होता है वो पूरा एंगल होता है, तो इसका मतलब पूरा एंगल कितना बना, टोटल एंगल बना 60 डिग्री क्या बना, एंगल बना। बस यही इसमें थोड़ा ट्विस्ट था क्वेश्चन में, बाकी तो आसान ही है। ठीक है सर, मेरे को पता चल गया टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब 60 डिग्री को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 60 डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद अगर नहीं निकले फिर किस पे जाना है, बेसिक्स पर जाना है। ठीक है, तो बेसिक से कैसे निकालते हैं, पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया। तो अब देखते हैं कि भाई एंगल से निकलता है। तो सर ये कौन सा है, अप टू डाउन वाला केस है। तो जब मान लो डाउन टू अप वाला किया था तो ये था, तो यह क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर जी, है ना, कॉस स्क्वायर क्या होता है थीटा, अंदर क्या होता था साइन कितना 2 अल्फा प्लस, वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या आएगा माइनस थीटा आएगा ना, 2 अल्फा माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होता था माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, जो आपने केस समझाया। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, पहले एंगल को ऑब्जर्व करो कि ये एंगल सही है, 2 अल्फा, अल्फा का मतलब क्या होता है ये वाला एंगल ये कितना है सर 60 डिग्री, तो 60 गुना कितना हो गया 120 माइनस थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, तो ये कितना है 30, तो साइन 90 बन गया। सर आसान हो गया, साइन 90 तो हमें पता है, पीछे तो साइन 104 बनना था, इसीलिए हमने सिंपल मेथड से किया। अब साइन 90 बन रहा है, तो अब हम इससे सॉल्व कर तो सकते हैं, क्या दिक्कत है, तो कर दो फिर जल्दी जल्दी। मान लो पुट करो, r इज इक्वल टू यू कितना दिया इनिशियल वेलोसिटी 5 गुना 5 हो गया, नीचे 10 आ गया, cos स्क्वायर थीटा, तो सर cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है सर √3/2, तो यहाँ पे क्या होएगा √3/2 का क्या होएगा स्क्वायर, तो साइन, यहाँ पे एंगल भरो, साइन कितना 2 अल्फा, अल्फा कितना सर 60, 120 डिग्री माइनस कितना हो गया 30, है ना, थीटा कितना दिया 30 डिग्री प्लस साइन कितना दिया 30 डिग्री दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, एक्सप्रेशन बना। अब इसको सॉल्व कर दो सर, 5 5 25 हो गया, नीचे 10 हो गया, 3 का स्क्वायर है ना, √ का स्क्वायर 3 हो गया, 3 2 दूनी 4 हो गया, तो इसका मतलब 4 ऊपर चल गया, उल्ट के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या बना साइन 90 प्लस का बना साइन 30, तो सर साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो साइन 3 कितना होता है 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, अगर होता है तो होता है ये सॉल्व। तो r इज इक्वल टू कितना बना सर 25 चौके 100 हो गया ना, 25 चौके 100, 100/10 गुना कितना हो गया 3, देखो एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, तो सर r की वैल्यू मतलब इधर निकाल देता हूँ ना, r की वैल्यू इधर निकाल देता हूँ, कितनी बन रही है, तो सर r इज इक्वल टू बना, ऊपर क्या बच गया 10/3 बचा, तो 10/3 इधर कितना बना 1 दूनी दूनी, तो 1 3/2 बना, 3/2 बना, तो इसका मतलब 3/2, तो सर 3 से 3 गया, 2 ये गया, तो फिर r की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर या किलोमीटर, जो भी दिया मीटर ही दिया, हाँ मीटर ही दिया। ठीक है, तो मीटर आपकी क्या हो गई वैल्यू हो गई। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज वाला क्या था केस था पहला। ठीक है, तो देखो मान लो फॉर्मूले से करोगे फिर थोड़ा आसान हो जाती चीजें, बस उसको याद करना थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट, 1-2 बार करोगे फिर आपको इजीली याद हो जाएगा, नहीं तो फिर बेसिक पे जाना पड़ेगा, बेसिक पर जाओगे फिर उसके लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, तो कौन इतना काम करता रहे, ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई किया सीधा आंसर आ गया। ठीक है, जिस पे नहीं हो वहां पे जाके टाइम ऑफ फ्लाइट से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखना क्या है ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा इजीली तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस पढ़ो, इंक्लाइंड प्लेन तो वही है, पर उसके बाद मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो उतनी है, उन्होंने कहा कि भाई 30 डिग्री है, आगे बढ़ो, फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल फॉर बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो पहले
बीटा आपको क्या दिया था, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी थी। अब कहता कि भाई बीटा 30 डिग्री नहीं है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री आप समझते हो कि भाई इधर को एंगल बनेगा, है ना। बीटा की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 120 होगी। तो सर इधर की तरफ एंगल बना, तो अगर इधर की तरफ बना तो सर मेरे को पता है कि ये वाला एंगल आगे 30 डिग्री है, तो ये तो 30 डिग्री है थीटा, तो ये 30 हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से देखो, अब बताओ कहता कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी जब बीटा 120 डिग्री होगा। तो सर ये तो डाउन टू अपवर्ड वाला केस बन गया ना, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इधर को इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो सिंपल सी बात है ये प्रोजेक्टाइल इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब डाउन टू अपवर्ड वाला क्या बन गया, केस बन गया। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है डाउन टू अपवर्ड, तो डाउन टू अपवर्ड पूछ रहा है, तो सर ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर मेरे को पता है सर ये 30 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 150। तो मेरे को पता है कि सर एक लाइन पर, है ना, ये वाला एंगल जो है ये टोटल 150 डिग्री हो गया। तो यही बचा, ये वाला एंगल बचा जिसे हम अल्फा कह देते हैं। तो ये अल्फा जो है वो कितना होगा, तो सर मेरे को पता है कि भाई टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, अल्फा प्लस 150 180, तो अल्फा कितना होगा 30 डिग्री क्या होगा अल्फा ना, ये 150 है। टोटल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 150 जाएगा तो अल्फा कितना बचा 30 डिग्री बचा। तो सिंपल सी बात है सर ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आई होगी। तो इसका मतलब 30 डिग्री आपका एंगल बना है एक्चुअल में। अब ये वाला डाउनवर्ड वाला, टॉप टू डाउनवर्ड वाला केस नहीं रहा, अब मतलब क्या हो गया डाउन टू अपवर्ड वाला क्या हो गया केस हो गया। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है यहां से यहां तक की, तो अब सर अपवर्ड वाला लाना है, तो अपवर्ड वाला लगाते हैं। तो फिर से आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर क्या होता था जी कॉस स्क्वायर क्या होता था थीटा, यहाँ पे साइन, अब मान लो सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लिखा है, तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इसको लगा दो। अब ध्यान से फिर से देखो कि भाई एंगल बन रहा है सर 30 दूना 60, 60 प्लस थीटा कितना है 30, तो 60 प्लस 30 90, तो बन रहा है सर बात। तो लगा दो फिर जल्दी जल्दी फिर से, मतलब 5 गुना 5 हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज 10 हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा फिर से 30 है, तो 30 मतलब सर √3/2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया ना, cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो ये बन गया। तो साइन क्या हो गया 2 अल्फा मतलब ये वाला अल्फा 30 गुना है ना 2 गुना 30 प्लस थीटा भी 30 है, माइनस कितना हो गया साइन 30 हो गया। तो ये आपका क्या बना आंसर बना। फिर से सॉल्व करो इसको, तो देखो क्या बनता है आर 25 हो गया, तो सर 2 दूनी 4 हुआ, 4 उल्ट के ऊपर चला गया, ये आ गया नीचे 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, तो सर इधर कितना बना साइन 30 कितना बना 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, माइनस साइन कितना हो गया 30 डिग्री। तो बस इसकी वैल्यू भरो, फिर से इसको इधर लिखते हैं कितना हो गया सर 100 हो गया ना, देखो 100 हो गया, ये कितना हो गया 100, इधर लिख लो आर 25 हो गया कितना हो गया 100, तो 100/10 × 3 हुआ, तो सर 1 0 से 1 0 तो कट गया, तो सर इधर लिख लेते हैं इसको आर इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, मान लो 25 चौके 100 हो गया, नीचे कितना आ गया 10 गुना 3 आ गया, तो इधर साइन 90 डिग्री कितना होता है सर 1 होता है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 क्या होता है 2 होता है। तो यही बना आपका, है ना सर, यही बना सेम टू सेम। तो सिंपल सी बात है, ये इससे कटा, r इज इक्वल टू कितना हो गया 10/3 हो गया, 10/3 ही हुआ ना, सही है। तो इधर कितना हुआ सर, इसको काटेंगे तो क्या बना, देखो 5 2 से गया 2 1 से आधा गया, तो सर आधा ही बचा, तो आधा से गया 5, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 मीटर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने एंगल चेंज किया है तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई 5/3 मीटर आपकी क्या आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, अब आपको ये टॉपिक क्या लगेगा इजी लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।